लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है। जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए नए एमएलए की वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहिष्कार किया। ये बहिष्कार कब तक चलेगा ये देखना होगा। आज भर है बहिष्कार या बहिष्कार सोमवार को भी, कल तो संडे है और उसके बाद मंडे, क्या आगे भी बढ़ेगा? इसके साथ ही जिस तरह एक बार फिर मरकरवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से चुनाव न होने देने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, उसमें भी बीजेपी और चुनाव आयोग फंस रहे हैं। खबर यह है कि कल शरद पवार इस गांव में जाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी यह मामला आगे और बढ़ेगा। जब ईवीएम को लेकर सवाल बढ़ेंगे तो चुनाव आयोग किस तरह अपना बचाव करेगा और कहां तक बीजेपी को बचा पाएगा यह भी देखना होगा। महाराष्ट्र का मामला बीजेपी से संभाले नहीं संभल रहा है और अब दिल्ली में संसद सत्र के दौरान ही बीजेपी पर घेराबंदी बढ़ती जा रही है। बीजेपी अब तक अडानी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब नहीं दे पाई है और अब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसान अब तक धीरज के साथ शांतिपूर्ण सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे और किसानों ने यह कह दिया है कि अब वो दिल्ली की तरफ बढ़कर रहेंगे क्योंकि दिल्ली से बुलावा नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि यहां दिल्ली में जो कृषि मंत्री बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो उनसे बातें करें, उनके मसले को समझें, एमएसपी सहित तमाम मुद्दों को सुलझाएं। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं पंडेर ने क्या कुछ कहा है, किसान नेता, और यहां से क्या किसान आगे बढ़ पाएंगे ये भी देखना होगा। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा किसानों के मुद्दे पे। आइए जरा सुन लेते हैं पंडेर को। छोड़ दी, पैदल जाते किसानों के ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है? उस गुस्से को रिलीफ करने के लिए झूठी बूटी बात पे एमएसपी पे फसल खरीद एमएसपी देंगे। एमएसपी निश्चित करने की हमारी मांग नहीं है, पर एमएसपी का अकेला ऐलान करते हो। आप एमएसपी के ऊपर मंडी में फसलों की खरीद नहीं करते हो। वो खरीद कराने का हमारा मुद्दा है। देश को गुमराह शिवराज चौहान जी को नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने बोल दिया कि हम फसलों की आधी खरीद करते, आधी एमएसपी दे रहे हैं, तो आपने मान तो लिया। पहले तो एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम तो हमें दे रहे हैं। न्यूनतम से भी अगर 50% में खरीद रहे हैं तो आपने हमारी बात मान ली कि हम पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। यही हमारी मांग है। दूसरा, अब सारी पोजीशन का जायजा लेते हुए कल 101 का जत्था 12 बजे दोनों फोरमों की ओर से रवाना होगा। हमारा जो अनशन है, जो उधर अमर अनशन है, वो 12वें दिन में दाखिल हो गया। मोर्चा 299 दिन में दाखिल हो गया। हाँ, और कल 300 दिन हो जाएगा जब जत्था हम लोग भेजेंगे। तो हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। हमने देखा कल किस तरीके की कार्रवाई की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा सेंट्रल पुलिस के किसान। तो किसान नेता पंडेर को भी आप सुन रहे थे। इधर बीजेपी का जो सबसे बड़ा डर है यानी राहुल गांधी, उन्होंने एक नया मामला जनता के सामने रख दिया है जिसमें फिर साबित हुआ है कि बीजेपी किस तरह अरबपतियों का तो ख्याल रखती है लेकिन आम जनता की जेब पर डाका डालती है। आइए जरा देख लीजिए राहुल गांधी के इस ट्वीट को, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी यहां कह क्या रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। गब्बर सिंह टैक्स मतलब जीएसटी। सुनने में आ रहा है कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। आपकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। जरा सोचिए, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग कब से पाई पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे और सरकार इसी बीच 1500 से ऊपर के कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। यह घोर अन्याय है। अरबपतियों को टैक्स में छूट देने और उनके बड़े से बड़े कर्ज माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को टैक्स द्वारा लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है।
है। आम लोगों पर पड़ रही टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कि जीएसटी के स्लैब में यहां पर परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक नए स्लैब को जोड़ा जा रहा है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने बताया है कि जीएसटी, जिसे वो गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, किस तरह डाकू की तरह जनता को लूट रहा है और उस पर मोदी सरकार का दावा है कि वो जनता के हित में काम कर रही है, उसे राहत नहीं दे रही है। यह सबसे बड़ी बात। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की ये मोर्चाबंदी क्या नई शक्ल ले सकती है, ये सवाल भी अब सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर नए विकल्प सामने आ रहे हैं। ये आप अरबपति मालामाल जनता बेहाल क्यों, ये कांग्रेस पार्टी ने और उसके जरिए राजस्व की क्या प्राप्तियां हैं, ये सब यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इसके जरिए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करूं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इस पर अब नए विकल्प सामने आ रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बेहतर नेतृत्व का दावा किया है। बीजेपी इस मामले को इंडिया गठबंधन में फूट की तरह पेश कर रही है और पेश करने में लगी हुई है, मगर यहां फिर से उसके साथ खेल हो सकता है, इसका एहसास उसे शायद नहीं है। चर्चा है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालती हैं तो फिर नए समीकरण बन सकते हैं। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को फिर से साथ लिया जा सकता है, यानी वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, उसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है, और कुर्सी बचाने के लिए नीतीश अगर महागठबंधन के साथ आ गए तो क्या मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। खैर, ममता बनर्जी के मामले में आज सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे मामलों को लेकर की थी, लेकिन ममता बनर्जी के मामले में पूछे गए सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, जरा स्क्रीन पर ले आइए, तमाम बातों को समझते हैं कि सुप्रिया सुले कह क्या रही हैं। कह रही है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग है, वो भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं, और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसीलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। यानी अगर ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहती हैं ममता बनर्जी तो खुलकर आप ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए और हम आपके साथ हैं, ये सुप्रिया सुले कह रही हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों, घटक दलों के नेताओं ने भी, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा है, ये बातें कही गई हैं। आरजेडी की तरफ से भी बातें रखी गई हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की चर्चा है। तो ये सब कुछ है, और इन सब में एक सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप आगे चलकर क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी संभालेंगी, या उसका नेतृत्व इधर मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जो संभाल रहे हैं वही संभालेंगे, या राहुल गांधी संभालेंगे, ये तो समय के गर्त में है। लेकिन उससे पहले समय के साथ जो चीजें चल रही हैं उसमें जो बातें आज आ चुकी हैं, जो इतिहास में तब्दील होने लगी हैं, वो है कि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के नेताओं का शपथ लेने से मना करना, यानी विधायक अगर शपथ नहीं लेंगे तो सियासत किस करवट बैठने वाली है। यह बहुत बड़ी बात है। आइए इन तमाम मसलों पर क्या आने वाला है देश में सियासी तूफान, यह समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ समीरात्मज मिश्र जी जुड़े हुए हैं, और हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। इंडिया गठबंधन को लेकर एक नहीं कई चर्चाएं। बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़े। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें हुई। नरेंद्र मोदी को नाम नहीं पच रहा था, इंडिया अलायंस, घमंडिया और क्या क्या उन्होंने कहा। अभी भी बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह यहां पर फूट दिखाई दे, लेकिन ममता बनर्जी का एक बयान कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए या नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, इस बयान को लेकर आज लगातार चर्चा चल रही है। इस पे आए, लेकिन उससे पहले एक जो सियासी संकट जहां पैदा हो सकता है उस पर चलना जरूरी है। सियासी संकट तब पैदा हो सकता है जब विपक्ष के नेता
उसमें भी खासकर ये नेता जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, शरद पवार एनसीपी गुट और कांग्रेस पार्टी, नाना पटोले को आपने सुन लिया, इनका कहना है कि हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है महाराष्ट्र में, देश की सियासत में, प्रोफेसर रविकांत जी? राजीव जी, संकट तो पहले से ही है। जब मतदाताओं के मतदान के अधिकार को इस तरह से छलनी किया जा रहा हो, लोगों को नहीं मालूम है कि वो वोट जहां डाल रहे हैं वहां वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये सबसे बड़ा संकट है लोगों के अपने अधिकार पर। चुनाव आयोग लगातार जिस तरह का रवैया अपना रहा है, न तो विपक्ष के किसी सवाल का वो जवाब ठीक तरह से देता है, और राजीव कुमार तो शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं, और ना ही जब लोग कोई कदम उठाते हैं तो उस पर उसका कोई उदार रवैया होता है। बल्कि उल्टा ये हुआ कि महाराष्ट्र के जिस गांव ने बैलेट पेपर से मतदान करना चाहा, एक तरह से ट्रायल उन्होंने करना चाहा, तो कई लोगों के खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज कर दी गई। वोट डालने की प्रक्रिया को तो करने ही नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ये एक बड़ी पहल शुरू हो रही है, और बेहतर तो ये होता राजीव जी कि अगर उसी गांव से विपक्ष के लोग एक आंदोलन शुरू करते। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो शपथ लेने से इनकार कर दिया। नाना पटोले साहब उसी बात को कह रहे हैं कि जो नतीजा आया वो नतीजा इसलिए हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई, चुनाव आयोग बायस्ड रहा, तमाम जगहों पर उसमें धांधली देखी गई। तो जब लोग ही संतुष्ट नहीं है तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ये संकट के समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संकट तो पैदा किया इस सरकार ने, संकट तो पैदा किया चुनाव आयोग ने। अब देश के लोग खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं उस संकट के समाधान के लिए जी। तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? चुनाव आयोग को क्या प्रॉब्लम है? जब आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं और 24 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे, 70 घंटे के बाद जब आप डेटा दे पाते हैं तो साहब 4 दिन और लग जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, कहां कोई दिक्कत आ रही है? तो क्यों नहीं किसी एक राज्य में, 2 राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव हो? और चुनाव आयोग के लिए तो अच्छा होगा कि वो बताए, देखिए हमने कराया, और लोगों की आशंकाएं, लोगों के संदेह दूर हो। संकट में तो ये डेमोक्रेसी है, और अब मुझे लगता है कि लोग तय कर रहे हैं कि हमें उसे बचाना है। ये काम तो होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, ये काम तो होना चाहिए था चुनाव आयोग का, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम सत्ता की बात नहीं करते, सत्ता में जो लोग हैं वो तो किसी भी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं। उसमें चाहे वो कारपोरेट जाकर के पैसे का वहां बारिश करे, चाहे वोटर लिस्ट से नाम गायब करे, नाम जोड़े, लेकिन ये जिम्मेदारी उन संवैधानिक संस्थाओं की थी कि वो लोगों के विश्वास को बचाते, और इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ वोटों को ही नहीं लूट रही है, अब तो उसने लोगों की अपनी कमाई को भी लूटना शुरू कर दिया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट है। जो लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं गलती कर रहे होंगे या उन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों का यह भी विश्लेषण है कि ये सरकार सत्ता चलाना नहीं जानती है। मैं समझता हूं कि ये उसकी रणनीति का हिस्सा है कि लोगों को, अधिकतम लोगों को गरीब बनाइए, उनको मजबूर कर दीजिए, और फिर उनको 5 किलो राशन परोस दीजिए, लोग की टांग काट दीजिए और उनके झोली में 5 किलो राशन डाल दीजिए। आप रोजगार नहीं देंगे, 5 किलो राशन देंगे, लोगों के मुंह पर पट्टी बांध देंगे। ये बीजेपी की वही पुरानी मनुवादी मानसिकता है
जिसमें बहुसंख्यक आबादी गुलाम और वंचना की शिकार रही, ये उसी तरफ देश लेकर के चलना चाहते हैं और राजतंत्र में पूरे तरीके से तब्दील कर दिया कि कोई सवाल ना खड़ा करे। महिला पहलवान सवाल खड़े करे तो उन पे एफआईआर कर दो, किसान सवाल खड़ा करे तो उन पे एफआईआर कर दो, गांव के लोग कहें कि नहीं वोटर जो वोट हम डालेंगे इससे बैलेट पेपर से तो उन पे एफआईआर कर दो, और राहुल गांधी अगर आंदोलन खड़ा करें तो उनको देशद्रोही करार दे दो। ये जो चल रहा है वो भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए, मैं नहीं जानना चाहता कि अतीत में क्या हुआ, उस मानसिकता को रेखांकित करने के लिए कभी कभी ये बताना पड़ता है जी। लेकिन हम आज के भारत की बात कर रहे हैं कि आज का भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की तरफ जा सकता है और जो आर्थिक विषमता है उसको कम किया जा सकता है, विपन्नता कम की जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन यहां तो सारी संपत्ति एक व्यक्ति के झोले में डाल दी जा रही है, देश भर की तमाम संपत्ति उनके खजाने में जा रही है और मोदी जी जहां जहां जाते हैं भ्रमण करने के लिए जिन देशों में, उससे देश को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अडानी साहब को प्रोजेक्ट श्रीलंका में, बांग्लादेश में, युगांडा में, दुनिया भर के देशों में, और हसरत क्या है कि अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अरबपति दिखा रहा उस देश में जिस देश में 81 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, जिस देश में विषमता की खाई और कुपोषण दुनिया के सबसे कमजोर देशों के समान है। इस हालत में आप देश को ले जाना चाहते हैं और लोकतंत्र का भी गला घोंटना चाहते हैं, इसीलिए लोग खड़े हो रहे हैं राजीव जी, और मुझे लगता है कि लोग अब खुद उस संकट का समाधान करने की तरफ अग्रसर है और यही एक भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, भारत के बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण करेंगे। जी जी बिल्कुल, भारत के बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान है उस घमासान पर चर्चा जरूरी है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सियासी तूफान आने वाला है इस देश में। अगर महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि विपक्ष शपथ न ले, विपक्ष अपने पद को ग्रहण न करे, विपक्ष के जो विधायक चुन के आए हैं, तब क्या हो सकता है? क्या यहाँ सियासी संकट आ सकते हैं, ये समझना जरूरी है और उसके आगे भी चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन की चर्चा भी करेंगे। ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आती हैं, यानी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन के रूप में अगर सामने आती हैं, तब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, यह भी समझेंगे। बहुत दो महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में आप लोगों के बीच हम लेके आएंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं, सबसे पहले महाराष्ट्र में जो आज हो रहा है और जिसमें खुलकर उद्धव ठाकरे गुट ने, आदित्य ठाकरे ने कह दिया, नाना पटोले को आपने सुन लिया, शरद पवार का भी वही कहना है, सुप्रिया सुले भी आज इस मसले पर चर्चा कर रही थी, तो बहुत कुछ यहां साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार विपक्ष महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि पीछे ना हटे, तब क्या हो सकता है? क्या क्या सियासी संकट यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं, पैदा हो सकता है? जी देखिए राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से गया है शपथ ना लेने की वजह से। और शपथ तो वो देखिए मान लीजिए कि 2 दिन बाद ले भी लें, लेकिन आज उन्होंने संदेश बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया और चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। जनता जो वहाँ की संदेश दे रही है, जैसे गांव-गांव वहाँ पे पोलिंग की तैयारी चल रही है, बहुत सारे रिसर्च अभी भी हो रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में आएंगे। फील्ड रिसर्च भी हो रहे हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने एक डेटा दिया, एक जगह का सैंपल, कि किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, इन सब पर भी बातें हो रही हैं। पैसे का फ्लो इलेक्शन में कैसे गया, ये भी बातें हो रही हैं। समस्या राजीव जी ये है कि टीएन सेशन के बाद से लेकर अभी तक चुनाव सुधार हुए ही नहीं। चुनाव सुधार पे राष्ट्रीय कोई बहस नहीं है जी। पहले आपको याद होगा कि टीएन सेशन या उसके बाद अक्सर चुनाव सुधारकों की बात होती थी, कमेटियां बनती थी, कार्यक्रम होते थे, कंसल्टेशंस होते थे, वो सब बंद हो चुका है। तो चुनाव सुधार की प्रक्रिया नहीं हो रही। हमको एक कदम और इसके आगे जाना है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुनाव का है वो कैसा हो।
अभी तो हमको ये भी सोचना है कि रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, यानी जो फर्स्ट पास द पोस्ट है, मान लीजिए कि मल्टी कॉर्नर इलेक्शन हो रहा है जिसमें किसी को 35% भी वोट मिलता है, वो भी जीत जाता है। ये कैसे करें? हमारे बाद जो जिन जिन देशों के लोकतंत्र आए हैं बगल में, पड़ोस में, मैं कोई दूर नहीं जाना चाह रहा हूँ, भूटान और नेपाल में, उनका इलेक्शन प्रोसेस हमसे बेहतर है। तो हमको अभी ये सोचना है, लेकिन अभी तो उसके पहले हम तो वापस जो जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है कि आप ऊपर पहुंच गया फिर नीचे, जी तो अभी तो हमको उसमें हो रहा है कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वही करप्ट हो चुका है, और उसमें इलेक्शन कमीशन बजाय सुधार करने के वो एक शामिल हो चुका है। मैं जब से राजीव कुमार आए हैं, हम लोगों ने इस पे पॉडकास्ट भी किया और बताया कि किस तरीके से राजीव कुमार जो है वो फंक्शन करते हैं। तो राजीव कुमार की जो पूरी शैली है काम करने की, वो संविधान के स्कीम के अनुरूप नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का पहला काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। संविधान का मैंडेट यही है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? जब लेवल प्ले फील्ड होगी। ये नहीं हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सांप्रदायिकता, नफरत, ध्रुवीकरण सारे करने की इजाजत दें, पैसे का खुली छूट दें उनको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का पूरा उनको आप छूट दें, आंखें बंद कर लें और फिर चुनाव करवाएं। प्रशासनिक मशीनरी भी उन्हीं के अनुरूप होने दें, फिर चुनाव करवाएं। तो ये तो लेवल प्ले फील्ड नहीं है जो राजीव कुमार ने किया। आप लोकसभा के इलेक्शन से लेके अब तक देख लीजिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में जाते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। क्या किया इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है। और इलेक्शन कमीशन जो 21st सेंचुरी का समाज है, जो भारत का लोकतंत्र है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, आप बड़े शान से जब विदेशों में जाते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का रखवाला जो राजीव कुमार है, जो चुनाव आयोग है, उसके ऊपर तमाम सवाल है जी। तो कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जो उसका रखवाला ही जो है वो ईमानदार न हो, और उसकी ईमानदारी पे उसकी पक्षपातपूर्ण रवैया हो उसका, तो कैसे उसको समझा जाए? दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो अभी प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि मिडिल क्लास, देखिए परेशानी कहाँ से है कि मिडिल क्लास, हम लोग यहाँ पे जो 6 लोग बैठे हुए राजीव जी, हम लोग मिडिल क्लास से निकले हुए लोग हैं जी। मिडिल क्लास जो है वो जनता की राय को प्रभावित करता है। और नया मिडिल क्लास जो आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, उस मिडिल क्लास में तमाम तरीके के नए लोग आए, वंचित समाज से आए, और उन्होंने आज जो इतना बड़ा विमर्श खड़ा है, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे वो आरक्षण की लिमिट का हो, चाहे वो मनुवाद को लेकर हो जी। ये विमर्श उस नए मिडिल क्लास ने खड़ा किया है। उसको वापस हाशिए में धकेलने की बात है, ये योजना है, ताकि वो मिडिल क्लास आए नहीं। आज आप देखिए कि ऐसे लोग जो कहाँ से आए, पढ़ाई की, फिल्म मेकर बने, पत्रकार बने, वकील बने, ऐसे प्रोफेसर बने, और वो अपनी बात रख रहे हैं। उनके तमाम सारे यूट्यूब चैनल, जिनको मिलियंस और मिलियंस लोग देखते हैं जी, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, किताबें लिख रहे हैं। तो एक नया विमर्श इस देश में पैदा हुआ है जो कि हजारों साल में पहली बार हो रहा है। ये आरएसएस बीजेपी का योजना है कि इस नए उभरते मिडिल क्लास को वापस वहीं भेजो जहां वो था,
सैकड़ों साल से। जी इसलिए ये गरीब रखने की योजना है कि बढ़ने ही मत दो, टैक्स लगाओ, जेलों में डालो। अगर राजीव जी इस उत्तर भारत में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि अगर जेलों के जेलर निर्वाचित होने लगे, मान लीजिए कैदी उसमें वोट दें, तो अधिकांश जेलों के जेलर हैं या तो मुसलमान होंगे या दलित या ओबीसी हो जाएंगे। जी जेलों में डालो, मुकदमे डाल दो उनके ऊपर। तो तमाम तरीके से वंचित समाज को धकेलने का पूरा योजना है। और ये काम जो है ये मोदी सरकार बहुत महीन तरीके से कर रही, जिसको समझना चाहिए। जो नए इंटेलेक्चुअल्स आए हैं उनको समझना चाहिए, समझ रहे हैं वो। तमाम विमर्श इसीलिए सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो किसानों का हो। किसानों का मामला कौन उठाएगा? आपने कभी सुना कि किसानों का मुद्दा उठाने वाले कोई जो समाज के स्थायित्व के पक्षधर है वो भी हैं? कभी नहीं बोलेंगे। तो किसानों के मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, आरक्षण के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे, जाति व जनगणना के मुद्दे, ये सारा विमर्श आरएसएस बीजेपी की केंद्रीय योजना के खिलाफ है। और वो नया विमर्श पैदा हो रहा है। इसलिए गरीब को और गरीब रखो, मिडिल क्लास को वापस लोअर मिडिल क्लास कर दो, लोअर मिडिल क्लास को वापस गरीब कर दो, ये पूरी योजना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की किस योजना के तहत केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकारें जो हैं देश में अलग अलग राज्यों में वो काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और उसके इंडिया गठबंधन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। और उसके अलावा महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका कितना असर देश की सियासत पर पड़ने जा रहा है, वो राहुल गांधी कुछ और पोल खोल रहे हैं और साफ साफ जिसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, जिसमें टैक्स स्लैब बढ़ाकर या उसमें एक नए टैक्स स्लैब को लाकर कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसको लोअर साइड लेके जाने की योजना है, और जो लोअर क्लास है उसको ऊपर उठाने की जगह उसको और दबाने की योजना दिखाई दे रही है। हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, कितने लोग कर रहे हैं ये आप याद कर लीजिए। तो ये सब कुछ है, लेकिन इन सब के बीच जरा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा समीर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर हेमंत जी आपके पास आता हूं। समीर जी जरा समझो आपसे भी, कैसे देखा जाए, क्या सचमुच यहां से एक नया समीकरण बनते हुए आप देखते हैं? महाराष्ट्र में जो चल रहा है विरोध प्रदर्शन, आप अलग अलग जगहों पे मॉक पोलिंग करवाइए और उसको भी रुकवाने की कोशिश हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको प्रशांत टंडन जी जिसके बारे में बता रहे थे महाराष्ट्र के गांवों में। लेकिन मरकरवाड़ी गांव के बाद से ये परिस्थितियां बदली हैं कि लोग अभी बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम किधर थे। और ये साफ है, हम लोग भी सड़कों पे थे महाराष्ट्र में, एक नहीं कई दिन तक, और वो आंधी वो तूफान कहीं दिखाई नहीं दिया कि जहां पे आप ये कह सकें कि 149 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 132 सीटें आ जाएंगी, ये नहीं दिखाई दे रहा था समीर जी। और ऐसे में अगर विपक्ष का कहना है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम ओथ नहीं लेंगे, हम शपथ नहीं लेंगे, क्या ये, क्योंकि हम लोग इस बारे में चर्चा करते रहे हैं कि अगर आपको विरोध करना है तो आप यहां से शुरुआत कीजिए, आप बायकॉट कीजिए चुनावों का। आपने चुनाव का बायकॉट नहीं किया तो आप शपथ ग्रहण का बायकॉट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत तो हुई, इसकी जरूरत है। लोकतंत्र ऐसे जिंदा नहीं रहता। संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उन बातों के आधार पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लेकिन आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी अभी एक और खबर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मैं नाम बता दे रहा हूं, देखिए कैसी कैसी खबरें आती हैं। सिटिंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस दिनेश पाठक, ये दोनों विश्व हिंदू परिषद के का एक कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्व हिंदू परिषद लीगल सेल, उसमें जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ये
और जस्टिस दिनेश पाठक पहुंच रहे हैं। ये परिस्थितियां बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए ये अलार्म है। कैसे देखा जाए खासकर महाराष्ट्र की गतिविधियों को और देश की सियासत पर कितना असर? समीर जी। राजीव जी, जो महाराष्ट्र के इस मरकटवाड़ी गांव के लोगों ने किया है बेहद क्रांतिकारी, वो उनका एक कदम है। हालांकि उनको रोक दिया गया, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, बड़े ये भी अचरज की बात है कि उस गांव ने चुनाव आयोग को किस तरह से चुनौती दी और उस चुनौती को किस तरह से उस चुनौती से परेशान कितना चुनाव आयोग हुआ। एक गांव की 5-7 हजार की आबादी होगी वहां की, उसने एक कदम ये उठाया जो ईवीएम की जो बेईमानी जिस कही जाती है, आरोप लगते हैं, उसको साबित करने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था साबित करने वाले, जो कि गांव में सीमित लोग होते हैं और एक दूसरे को जानते रहते हैं। 5 महीने में उनकी निष्ठा भी नहीं बदल जाएगी कि किसको वोट दे रहे थे, किसको नहीं वोट दे रहे थे। और वहां भी कोई ये नहीं था कि किसी के ऊपर दबाव था, ये इसीलिए मतदान कराया जा रहा था कि आपने जिसको भी आप चाह रहे हो, जिससे ये साबित हो जाता, क्योंकि उनका दावा है कि 70% 80% गांव के लोगों ने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो वोट उसको नहीं मिला और वही वोट जाकर मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, या जिसको नहीं वो चाह रहे थे। इसका इससे बेहतर पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता था, लेकिन नहीं दिया। पर इस घटना ने जो वहां के लोगों ने किया, भले कर्फ्यू लगा दिया, उसने आप देखिए कि अब 2-3 गांव और आ रहे हैं जो उसी तरह से महाराष्ट्र में उसी तरह से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, मॉक पोलिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है जो अभी आप कह रहे थे कि बहिष्कार की बातें बार बार हो रही थी कि आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तक विपक्ष ने, लेकिन एक आज जो कदम उठाया है, अब ठीक है, शपथ तो जहां तक है कि लेंगे ही, नहीं तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था है, शपथ नहीं लेंगे तो फिर वहां दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन ये जो प्रतीकात्मक विरोध है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और इसकी सबकी शुरुआत मुझे जो लग रही है, वो सबसे ज्यादा जो 95 साल के वो बाबा आढ़ो बैठे पुणे में 3 दिन के अनशन पर, बाद फिर जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया संविधान सम्मेलन में, इन सारी चीजों का ये प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष को उतना ही पड़ेगा। अगर वो ईवीएम पर बार बार आरोप लगा रहा है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगा रहा है, तो उसको जमीन पर ही उतरना पड़ेगा। चुनाव आयोग में आप जाकर शिकायतें देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव आयोग आपका मजाक अलग उड़ा रहा है। तो ये जो जमीन पर उतरने के लिए एक आपको जो प्रोत्साहित करने का काम किया वो मरकटवाड़ी गांव के, उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि अब जो राजनीतिक दल है जीतने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम को मिला चला देश है, हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम शपथ नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा असर है और इसका असर अब दूरगामी पड़ने जा रहा है। व्यापक स्तर पर जो पैन इंडिया मूवमेंट की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है, उसको ये एहसास है कि हमसे ज्यादा इस मामले में आम मतदाता परेशान है कि वो वोट जिसको दे रहा है उसको नहीं मिल रहा है और जिसको नहीं देना चाहता वोट उसको मिल रहा है। तो इस वोट देने और लेने की प्रक्रिया में बीच में कौन आ रहा है? सीधी सी बात है कि वो ईवीएम आ रही है और बहुत से लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। और इन सारी प्रक्रिया को देख रहा है चुनाव आयोग। तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो बन रही है, उसको एक संजीवनी मिलती दिख रही है कि आम मतदाता उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। और मुझको लग रहा है कि जो विपक्ष इस तरह से अब इतना प्रोएक्टिव होकर इसके खिलाफ उतर रहा है, उसके पीछे भी ये सबसे बड़ा दबाव है कि जो वहां जो तमाम आम लोग बता रहे हैं। अब गांव के लोगों से ज्यादा इस बात को कौन महसूस कर रहा होगा, क्योंकि गांव में ये चर्चा हो ही जाती है कि कौन किसको क्या वोट देने जा रहा है। वो कैंडिडेट उसी गांव के रहने वाले हैं जिनको हालांकि विधानसभा चुनाव उस सीट से वो जीते हैं, लेकिन वोट अपने गांव में उनको वोट नहीं मिला, गांव वाले सबने उनको वोट दिया है। तो ये अगर ये चीज हो जाता और बैलेट पेपर से ये चीज निकल आती, तो चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग जितने दावे करता है और मजाक उड़ाता है वो साफ पता चल जाता। लेकिन आप कब तक रोकेंगे? आपने उनको बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने दिया, उसमें कोई न तो संवैधानिक संकट था, न उसमें कोई प्रशासनिक संकट था, न उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति थी, फिर भी उसको मना कर दिया गया। तो इससे ये तो साफ कि इसका मतलब चुनाव आयोग के पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छिपाना चाहता है।
नहीं चाहता कि वो चीजें बाहर निकल कर आए। तो बिल्कुल। इस एक घटना ने ये क्रांतिकारी एक परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुझको लगता है बड़ा असर होने जा रहा है और वो दिख रहा है आज जिस तरह से शपथ नहीं ली विपक्ष के नेताओं ने खुले तौर पर उसका विरोध किया है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि इसका मैसेज कितना बड़ा गया है मरकटवाड़ी गांव के लोगों का, गांव के लोगों ने जो फैसला किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ से जो ये फैसला है महाविकास आघाड़ी का, ये फैसला क्या गुल खिलाएगा, कहाँ तक ये बात जाएगी, ये देखना होगा और कब तक ये रुके रहेंगे। इंडिया गठबंधन का या कहें तो महाविकास आघाड़ी का ये विरोध कब तक चलता रहेगा, ये देखना होगा और यहाँ से आने वाले चुनावों में भी इसका क्या असर पड़ता है।